प्रिय मित्रों, अब तक हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 12 क्वेश्चनों 12 सीरीज का अध्ययन किया था। हर सीरीज में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक ले रहे हैं, वो है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन। वैसे तो ये इस टॉपिक की पहली सीरीज है, लेकिन टोटल सीरीज ये 13 है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग लाभ की स्थिति में आ रहे होंगे। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें दिया हुआ है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में किससे पड़ी? मतलब चार्टर्ड एक्ट 1813 से पड़ी है कि 1853 के मैकाले मिनट से पड़ी है, 1882 के हंटर आयोग से हुई है, या 1854 के वुड डिस्पैच से हुई है। ठीक है, तो देखिए आप लोग पढ़ते होंगे कि 1813 के चार्टर्ड एक्ट से शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए दिया गया था। तो ज्यादातर लोग इस पर निशान लगा देंगे, ठीक है, कि 1813 का चार्टर्ड एक्ट के द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी, लेकिन यह गलत हो जाएगा। तो देखिए पहले तो हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। तो बी हमने इसका आंसर कर दिया है, मतलब 1835 के मैकाले मिनट। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ी व्याख्या कर ली जाए। तो अगर हम व्याख्या करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे 1813। तो 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था, इसमें शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का प्रोविजन तो था, परंतु ये धन कैसी शिक्षा पे खर्च किया जाए, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका लैंग्वेज क्या होगा, क्लियर ना? तो इस पर ये उलझ करके रह गया। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में कुछ हुआ नहीं। जब 1833 का चार्टर्ड एक्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि चार्टर्ड एक्ट प्रत्येक 20 साल बाद आता था, तो जब 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया तो इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, और उनको निर्देशित किया गया था कि आप एक मान्य जो शिक्षा नीति है उसे आप बनाएं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने लीगल एडवाइजर जो विधि सलाहकार थे, लॉर्ड मैकाले, प्रथम विधि सलाहकार भी हैं वो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उनको कहा कि भाई आप एक रिकमेंडेड एजुकेशन जो है का सुझाव दीजिए। तो उन्होंने जांच किया और जांच करने के बाद, ठीक है, रिपोर्ट को 1835 में प्रस्तुत कर दिया। 7 मार्च 1845 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया, और इसी के साथ भारत में पाश्चात्य शिक्षा, या जिसे आप कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हो गई। क्लियर? तो ये चीजें आपने जान लिया है ना। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। हंटर आयोग और ये 1854 के वुड डिस्पैच की बात है, तो आगे हमारे सामने आएगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। क्लियर? तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका, इसका क्या कारण था? 4 विकल्प दिए हैं। भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी,
धनी वर्ग द्वारा संपत्ति का जमीन में निवेश करना। ठीक है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। क्लियर? यहां मैं कुछ इस तरह से बताना चाहूंगा कि आप कभी ना भूलें। देखिए, गांधी जी भारत का विकास कुटीर उद्योग से करना चाहते थे और नेहरू जी सबसे पहले बेसिक उद्योग या आधारभूत उद्योगों की स्थापना करके तब कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहते थे। क्यों? और नेहरू जी ने किया भी। सारे बड़े हैवी हमारे यहां कारखाने लगे। लेकिन अब सवाल इस बात का ऐसा क्यों है? जाहिर सी बात है कि जो भारी उद्योग होते हैं वह छोटे उद्योगों की प्लेसेंटा होते हैं, या आप कह सकते हैं कोक होते हैं। ठीक है, अगर यहां से बेसिक चीजें जैसे लोहे का गार्डर नहीं बना, लोहे की अन्य जो चीजें हैं वो नहीं बनी, मशीनों को बनाने वाली मशीन अगर नहीं बनी, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ब्रिटेन का लाभ उठाना। तो ब्रिटेन ने किया क्या कि भारत के अंदर जो प्राकृतिक रॉ मटेरियल है, कच्चे जो माल हैं, ठीक है, उसका यूज करने के लिए यहां पर उद्योगों को स्थापित किया था। क्लियर? और जो उसकी मशीनें आती थी सभी या तो ब्रिटेन से आती थी या यूरोप के किसी देश से आती थी। क्लियर? जब भारत स्वतंत्र हुआ तब बेसिक इंडस्ट्रीज, जो दूसरी हमारी 5 ईयर प्लान आती है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारी उद्योगों को स्थापित करके, ठीक है, फिर भारत का औद्योगिकरण तेज गति से किया गया था। क्लियर ना? तो आप अब अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि अंग्रेजों ने तो भारी उद्योगों का, ठीक है, बहुत प्रयोग नहीं किया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने किया नहीं, किया तो, ठीक है, भाई टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना उन्होंने ही किया था, मैसूर में भी किया था। ठीक है, क्लियर? उन्हीं के काल में विश्वेश्वरैया, ठीक है, स्टील फैक्ट्री लगी थी। ठीक है, तो किया, लेकिन बड़ा न्यून मात्रा में किया। तो अब आपसे पूछा जाता है कि भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया, वे हमेशा विदेशी उत्पाद पर निर्भर रह गए। क्यों? तो आप कहेंगे कि सर क्योंकि भारत में भारी उद्योगों का अभाव था। ठीक है ना? आप समझ चुके होंगे। क्लियर? अब हम लोग अगला पोर्शन देखते हैं। अगला पोर्शन हमारा क्या है? थर्ड है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी आक्रमणता, ठीक है, की नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। क्लियर? 4 विकल्प दिए गए हैं, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लिटन। देखिए, ये जो विकल्प दिए गए हैं ये विकल्प गलत है। हम इसको सही कर देते हैं। तो यहां एक को हटा देते हैं और यही ऊपर में हम काट करके इसको कर देते हैं। ठीक है, यहां पर आप कर दीजिए लॉरेंस, लॉरेंस, लॉर्ड लॉरेंस। 63 से लेकर के 69 तक इनका काल है। ठीक है, क्लियर? अगर यहां मेयो भी होता तो भी चल जाता। क्लियर ना? तो ये तो है आक्रमणता की नीति। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अफगानिस्तान के प्रति, ठीक है, अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया था, तो आप कह दोगे किससे? ठीक है, वो जानसोर ने अपनाया था।
कब था इनका टाइम? 1793 से 1798 तक है। तो सर सोर की जो नीति है वो अहस्तक्षेप की है, और सर लॉरेंस की जो नीति है वह अकर्मण्यता की नीति है। ठीक है ना, ये दोनों चीजें आपने कंफर्म कर लिया। अब देखिए, अगर एक चीज पूछ दिया जाए कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति या फॉरवर्ड पॉलिसी को किसने अपनाया था, ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में आप याद रखिएगा कि जो फॉरवर्ड पॉलिसी है, ये देखिए लिटन लिखा हुआ है, इन्होंने अग्र नीति या फॉरवर्ड पॉलिसी को अपनाया था, मतलब अटैक करने की नीति। ठीक है, किसने अपनाया? तो लिटन ने अपनाया। तो अगर हम यहाँ लिख दें कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अकर्मण्यता की नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, तो ये ना होकर के यहाँ पर ये आता कि एक जोश भरी फॉरवर्ड पॉलिसी या अग्र पॉलिसी को किसने अपनाया, तो वह है लॉर्ड लिटन ने। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन जोश है ना, तो यहां पर यही चीज पूछा जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है टाइपिंग फॉल्ट हो गई थी और इसके लिए मुझे खेद है। ठीक है, और अब फोर्थ देखते हैं। सूची 2 दी गई है, कह रहा है कि आप इसमें मिलान कर दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग मिलान कर ही देते हैं। ठीक है, अब देखिए 1775 है, तो 1775 में कोई युद्ध हुआ था? आप कहेंगे यस सर, अंग्रेज और मराठों के बीच में 1775 का युद्ध हुआ था, मतलब एक का 3 आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में शुरू होता है और 1782 में जाकर के सालबाई की संधि के द्वारा 17 मई 1782 को सालबाई की संधि के द्वारा यह समाप्त होता है। ठीक है, यहां आप याद रखिएगा, सालबाई को भी याद रखिएगा। ठीक है, सालबाई, ठीक है, 17 मई 1782 को। अच्छा, अब एक चीज आपसे अगर ये पूछा जाता है कि सालबाई की देन क्या है, सालबाई की संधि की देन क्या है, तो आप कहेंगे एक लंबी शांति। अंग्रेजों और मराठों के बीच में लगभग 20 वर्ष की शांति स्थापित हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये तो आपने कर लिया। ठीक है, अब बात आती है कि 1780 में क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर हैदर अली के साथ दूसरा मैसूर युद्ध शुरू होता है। दूसरा मैसूर युद्ध देखिए ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, सेकंड इंग्लिश मैसूर वॉर, और इसी में हैदर अली 1782 में पोर्टनोवा के युद्ध में मार दिए गए थे। ठीक है ना, यहां मैं लिख देता हूं पोर्टनोवा। ठीक है, कि युद्ध में ही हैदर अली मार दिए गए थे और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान ने सत्ता को संभाला था। अब बात आती है 1824 की बातें आती हैं, तो 1824 में क्या हो रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, जिसे आज आप म्यांमार कहते हैं, वो है। ठीक है, और यह युद्ध कैसे समाप्त होता है, तो आप कहोगे कि यान डाबू की संधि के द्वारा, यान डाबू की संधि के द्वारा यह समाप्त होता है। ठीक है ना, कब होती है? 1826 में होता है। ठीक है, अब 1838 में क्या होगा, तो एक ही बचा हुआ, आप लगा सकते हैं। ठीक है, आंग्ल अफगान युद्ध होता है, अंग्रेज और अफगानों के बीच में यह युद्ध होता है। अब ये नीचे तो मिलाने की जरूरत नहीं है, अब आप आगे चलिए। 5वां, भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई, उसका नाम क्या था? ठीक है, एग्जैक्टली यह किसी कंपटीशन में आया हुआ है, आईएएस या पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसी स्थिति में यह क्वेश्चन कुछ उलझाया हुआ है। इसमें इनको लिखना चाहिए था कि प्रथम, भारत में प्रथम है कृषक राजनीतिक संगठन। ठीक है, कौन है, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि नीचे जो विकल्प दिए गए हैं वो उसी से जुड़े हुए हैं।
तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, तो आप देखिए कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लिखा हुआ ना, तो पहले तो हम लोग निशान लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा लैंड होल्डर सोसाइटी है। अब आइए थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए जो है फर्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1839 में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी ये? तो ध्यान रखिएगा, यह कलकत्ता में नहीं होती, यह होती है कहाँ? ब्रिटेन में होती है, इंग्लैंड में होती है ये। क्लियर हो गया? क्लियर? अब सेकंड चीज आता है कि इसका संस्थापक कौन है, तो आप कहोगे कि सर विलियम एडम है। विलियम एडम जैसे लोग हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि हमारी कुछ किताबों में जॉर्ज थॉमसन और विलियम डेनिस लिखा हुआ है, तो आप यहां लिख लीजिएगा सह-संस्थापक। सह-संस्थापक कौन है? तो आप कहोगे कि सर ठीक है जॉर्ज थॉमसन, है, और कौन है? आप कहोगे कि विलियम डेनिस है, विलियम डेनिस। क्लियर? अच्छा, ये जो संस्था है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये आप देख रहे हो, ये नीचे वाली लैंड होल्डर सोसाइटी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की सहायता के लिए ही, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लैंड होल्डर सोसाइटी की क्या है? एक्सलरी बॉडी है, ठीक है, असिस्टिंग बॉडी है ये, ठीक है, सहायक बॉडी है, ठीक है। फिर अगला पूछ रहा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, तो ये भी आप जान लो। अब अगली बात हम कर रहे हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की। तो मित्रों इसकी स्थापना होती है 1843 में, ठीक है। हाँ, इसकी स्थापना जरूर कलकत्ता में हुई है, ठीक है। और इसके जब ये स्थापित हुई थी तो इसके सदस्यों की संख्या केवल 10 ही थी, ठीक है। अब ये देखिए इसका उद्देश्य क्या है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? भारतीय जो जनता है उसकी दशा एवं दिशा के बारे में सूचना एकत्रित करना और ब्रिटिश सरकार को देकर, ठीक है, जनता के हित में कानून को पारित कराना, ठीक है ना, यही इसका उद्देश्य है। और लैंड होल्डर सोसाइटी का क्या उद्देश्य है? तो आप कहेंगे कि ये लैंड होल्डर को मतलब क्या कह सकते हैं आप? जमींदारों। तो जमींदारों के हितों के लिए संघर्ष करना चाहती है, ठीक है। क्लियर? तो हमने पूरी की पूरी व्याख्या कर दिया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में भी जान लें, तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो देखो द्वारिकानाथ टैगोर को आप लिख लेना, ठीक है। यहां पे याद रखना कि आपकी जो हिंदी मीडियम की किताबें हैं उसके अंदर जो है काफी कुछ, ठीक है, वैरी करता है मैटर। और सेकंड चीज आप याद रखना कि राधाकांत देव इसके सहयोगी हैं, ठीक है। क्लियर? और अब आप कह सकते हैं इसकी स्थापना कहां हुआ है? तो आप कहेंगे कलकत्ता में है। और इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, वैधानिक तरीके से जमींदारों के हितों के लिए संघर्ष करना। आगे चलते हैं, छठा देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। किसके काल में हुई? डफरिन के काल में, लिटन के कार्यकाल में, ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो निशान पहले आप लगा लो। देखो लॉर्ड मेयो। अब मैं कुछ चीजें आपको यहां कंफर्म कर देता हूं। देखो भारत में जनगणना की शुरुआत तो 1872 में लॉर्ड मेयो करते हैं, मेयो ये शुरू करते हैं। लेकिन यह पूरी होती कि इसके पहले ही मेयो, लॉर्ड मेयो अंडमान
में क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, और पोर्ट ब्लेयर में ही एक जेल है, सेलुलर जेल, और इसी जेल में ठीक है बहावी, ठीक है, हैदर नाम का है, हैदर नामक एक बहावी है, ठीक है। बहावी क्या है, इस्लाम में कुछ चरमपंथी लोग हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा यह हत्या कर दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में ठीक है सरमियों के काल में ये जनगणना पूरी नहीं हो पाई। तो अब आपको एक चीज याद रखना होगा कि लेकिन नियमित जो जनगणना है वह किसके काल से शुरू होती है। आप कहोगे कि सर जो आज भी चल रही है, तो 1881 में ठीक है लॉर्ड रिपन के काल में यह जनगणना हुई थी, ठीक है ना, और ये जो आज भी चलती रही है। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, तो कह रहा है कि प्रथम की बात कर रहा है ना, ठीक है। तो अब आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ है। हड़प नीति की बात कर रहा है, तो सबके सामने हम डेट लिख देते हैं, ठीक है। तो आइए डेट लिख देते हैं। जो हड़प नीति है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, इसे गोद लेने की प्रथा पर रोक लगाना, ठीक है। तो देखो ये तो डलहौजी ने शुरू किया, वैसे ऐसा नहीं कि डलहौजी इसके जनक हैं, इसके पहले भी मैसूर में, कुर्ग में और कछार में, स्पेशली मैसूर में यह हो चुका था, ठीक है। तो 1848 में डलहौजी ने शुरू किया, 17 पहला शिकार है इसका, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, ठीक है। अब बंगाल का विभाजन कब होता है, तो आप कहोगे कि सर घोषणा तो देखिए 20 जुलाई 1905 को की गई थी, लेकिन लागू होता है ये 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त कब होता है, 1793 में। सहायक संधि कब होती है, तो आप कहोगे कि सर 1798 से ये शुरू मानी जाती है। तो सबसे बाद में अगर आपको उससे पूछा जाता है तो सबसे बाद में क्या हुआ, आप कहोगे कि सर बी हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। किसने मिलाया था, 1856 में डलहौजी ने मिलाया था। किस आधार पर मिलाया था, तो कुप्रशासन के आधार पर अवध का विलय किया गया था, ठीक है। वाजिद अली साहब को, जो यहाँ के नवाब थे, उनके ऊपर ठीक है कुप्रशासन का आरोप लगाकर कि बिलासी का आरोप लगा करके ठीक है उनके साम्राज्य को या उनके जो रियासत है उसका विलय कर लिया गया था कंपनी के साम्राज्य में, और वाजिद अली साहब को पेंशन दे करके कलकत्ता भेज दिया गया था, ठीक है ना। और उनकी पत्नी बेगम हजरत महल फिर क्या करती हैं, ये 1857 की जो विद्रोह होगा उसकी एक मास्टरमाइंड होती हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफल क्यों हुई, ठीक है। तो देखिए एक विकल्प तो हमने पढ़ दिया, दूसरा है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी अच्छा वेतन देकर उनकी सेवा ले लेता था। तो देखो ये तो सारी की सारी बातें सही है, ठीक है। अभी व्याख्या भी कर देते हैं, तो आइए देखते हैं उपरोक्त तीनों। अब थोड़ा व्याख्या मैं आपसे कर दूं। देखिए जो राष्ट्रीय भावना की बात है, तो देखिए भारत में राष्ट्रीयता तो थी नहीं, ठीक है। देखिए जो राष्ट्रीयता है, ठीक है, ये राष्ट्रीयता ये एग्जैक्टली उत्पन्न होती है फ्रांस की क्रांति से, ठीक है। और भारत में जहां तक राष्ट्रीयता की बात है, यह तो शुरू होता है 1850 के बाद, मतलब 19वीं सेंचुरी एडी के मध्य में शुरू होता है। ये तो बहुत बात की बात है, भारत में राष्ट्रीयता एक शिशु था, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में ये तो बात सही है, क्लियर। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। जी हाँ,
ठीक है। जब 1857 की बगावत हुई थी तो हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था। हमने किया क्या था? अंग्रेजों के हथियार को तो लूटा था, बंदूकें तो लूटी थी, लेकिन हमारे पास गोली नहीं थी। ठीक है। तो हम लोग किससे लड़ते थे? परंपरागत हथियारों से लड़ते थे। और उन परंपरागत हथियारों का सामना, परंपरागत हथियारों को चलाने वाले लोग जो वेस्टर्न स्टाइल के हथियार थे, उसका सामना कैसे कर सकते हैं? अंग्रेजों के पास तो ठीक है इनफील्ड राइफल थी, ठीक है, ब्राउन वेस्ट थी, ठीक है, 303 की गोलियों का उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है। तो तोप भी थे उनके पास, तो कैसे आप सामना करते थे? इसका मतलब ये भी है, ये भी सही है। अब भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भाव था, ये तो हमने बता दिया है, जिसके फलस्वरूप कोई भी अच्छा वेतन देकर उनकी सेवा ले लेता था, यकीनन। ठीक है। देखिए, मैं आपको एक शब्दों में बता दूं, जो गरीब आदमी होता है उसके अंदर बार्गेनिंग की क्षमता नहीं होती। ठीक है। सेकंड चीज आप याद रखिएगा, भारत में लोगों के पास राष्ट्रीयता की भावना भी नहीं थी। ठीक है। तो जब राष्ट्रीयता की भावना नहीं तो क्षेत्रीय भावना थी, और अपना हित या क्षेत्रीय हित ही इनके लिए सर्वोच्च हुआ करता था। ठीक है। यही कारण है कि देश में जब किसानों ने विद्रोह किया, जनजातियों ने विद्रोह किया, और भी लोगों ने किया, तो वह केवल अपनी बात करना चाहते थे, कभी उनमें जो है संगठनात्मक सोच नहीं आई। ठीक है। और आज भी आप देख सकते हैं कि भारत में बहुत हद तक अपना हित साधने की बात है। ठीक है। और यही रीजन है कि उनको जो है, ठीक है, कोई भी क्रय कर सकता है और वे बड़े आसानी के साथ बिक जाते हैं। और विदेशियों ने यही किया। इवन कि जो अंग्रेज इतिहासकार है मैरियट, उसने कहा है कि इन इंडिया वी नेवर फॉट इवन ए सिंगल युद्ध। हमने जो है भारत में कोई युद्ध नहीं लड़ा है। ठीक है। हमने तो लड़ने वालों के बीच में एक अंपायर या रेफरी का काम किया है। ठीक है। हम भारत के लोग तो खुद लड़ने के लिए परेशान थे। देखिए, हिंदू मुसलमान से लड़ रहा था। ठीक है। और जो छोटे लोग थे, ठीक है, उनके पास बेचारे थे, वो उनके पास खाने के 2 वक्त की रोटी कम के लिए मोहताज थे। वो क्या करेंगे भाई? उनको जो ही बढ़िया पैसा देगा, ठीक है, या थोड़ा सा सम्मान दे देगा, तो वो उसके साथ चले जाएंगे। जब महमूद गजनवी आए थे इस देश के अंदर, तो महमूद गजनवी ने किया क्या? महमूद गजनवी ने बड़े आसानी के साथ, यहां पर वर्णवाद था ना, ब्राह्मण बाई बर्थ श्रेष्ठ था और शूद्र बाई बर्थ लो था। ठीक है। उसकी कोई इच्छा नहीं थी, वह किसी मंदिर में नहीं जा सकता था, क्योंकि साहब मंदिर के दरवाजे तो मंदिर के भगवानों के लिए थे। ठीक है। और ऐसी स्थिति में मंदिर के पुरोहित जो थे, ये भगवान बन के बैठे हुए थे। ठीक है। और लोगों को नीच, अछूत और इत्यादि कह करके संबोधित भी करते थे। तो अपमानित लोग यहां जिंदगी जी रहे थे। तो महमूद गजनवी ने बस एक ईश्वर, एक इंसान, एक इंसाफ का नारा दे करके लोगों को अपना बना लिया, और बड़ी संख्या में लोग, ठीक है, इस्लाम को कबूल करते चले गए, और उन्होंने महमूद गजनवी के लिए कार्य किया। क्लियर ना? राजपूतों का क्यों अहित हुआ? क्योंकि कल तक जो लोग इनके लिए काम करते थे, अब वही लोग किसके लिए काम करने लगे? इस्लाम के लिए या महमूद गजनवी के लिए काम करने लगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से भारत में, ठीक है, चूंकि लोग विपन्न हैं, और एक विपन्न व्यक्ति को, ठीक है, बड़े आसानी से, ठीक है, अपना पक्षकार बनाया जा सकता है। ठीक है ना? आइए अब चलते हैं 10th को देखते हैं। देखिए, जो 10th है उसमें 2 सूचियां दी गई हैं। ठीक है। एक तरफ वायसरायों के नाम दिए गए हैं, ठीक है, या गवर्नर के नाम दिए गए हैं, या गवर्नर जनरल के नाम दिए गए हैं। ठीक है ना? और कहा जा रहा है कि इन्होंने क्या किया है। जैसे पहला है लॉर्ड क्लाइव, तो ये तो क्या थे? ये तो गवर्नर थे ना बंगाल के। तो पूछ रहा है कि इन्होंने क्या किया। देखिए, लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में
बंगाल के प्रशासन को अपमानित कर देने, यहाँ की जनता ही अपने नवाबों के प्रति ईर्ष्या कर जाए, उनको धिक्कार जाए, ठीक है, और जब इनको धिक्कार जाएगी तो वो हमें अपनाएगी। तो ऐसी स्थितियों में लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था, ठीक है, कौन सी व्यवस्था ला दिया था? तो आप कहोगे कि सर लॉर्ड क्लाइव ने डुअल सिस्टम को लागू किया था, बंगाल विभाजन, अरे सॉरी ये गलत लग गया निशान, ये इसको हटा देते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं डुअल सिस्टम कहाँ है लॉर्ड क्लाइव का, ठीक है। ए का सी होगा, बंगाल में दोहरा शासन, मतलब एक प्रांत में दो राजा का सिद्धांत ही दोहरा शासन है। तो फिर क्या होगा, न प्रांत रह जाएगा न व्यवस्था रह जाएगी, ठीक है ना। तो आपने ये तो कर लिया, ठीक है, दोहरा शासन या डुअल सिस्टम, क्लियर। अब ये चीज आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम आपको बता दें कि देखिए शासन उस समय कैसा था भाई। तो आप कहेंगे कि सर एक तो शांति व्यवस्था के लिए था, तो उसके लिए क्या था, या तो सूबेदार नियुक्त होता था और पैसे के लिए राजस्व संग्रह के लिए दीवान होता था, ठीक है। लेकिन बंगाल में क्या था, ठीक है, कि साहब नवाब था। तो जब अंग्रेजों ने इलाहाबाद की 1765 के इलाहाबाद की संधि किया तो वर्ग कितने होते हैं, दो होते हैं, एक दीवानी मतलब राजस्व संग्रह करना और दूसरा शांति व्यवस्था बनाना। तो अंग्रेजों ने किया क्या, क्लाइव ने किया क्या कि शांति व्यवस्था का काम किसे दे दिया, नवाब को दे दिया, और राजस्व संग्रह करने का अधिकार, ठीक है, बादशाह शाह आलम सेकंड से, ठीक है, ये अंग्रेजों के लिए प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो आप एक ही देख रहे हो, पैसा किसके पास आ गया, अंग्रेजों के पास आ गया। तो जब पैसा अंग्रेजों के पास है तो आप कहां से शांति बनाओगे, कहां से पुलिस बनाओगे, कहां से सेना बनाओगे। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यह नवाब अपने लोगों को वेतन ही नहीं दे पाएगा, अपना जीवन का खर्च वो नहीं चला पा रहा है, वेतन देने की बात क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पर्सिवल स्पीयर कहते हैं कि चारों ओर बंगाल में, ठीक है, बेशर्मी के साथ लूटा गया था और यहाँ डकैतों का राज्य स्थापित हो गया था। तो क्लाइव आपने समझ लिया। अब बात आती है लॉर्ड विलियम बेंटिक की, कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा को भारत में प्रारंभ कर दिया। चार्ल्स मेटकाफ होना चाहिए था, मेटकाफ, ठीक है। तो चार्ल्स मेटकाफ ने क्या किया, तो आप कहेंगे कि सर इनको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है, लिबरेटर ऑफ प्रेस, ठीक है। तो इसका मतलब मेटकाफ में हमारा ये आ गया, प्रेस से इन्होंने प्रतिबंध को हटा लिया था, ठीक है, 37 में, ठीक है। अब कर्जन ने क्या किया वो तो आप जान ही रहे हो, ठीक है, ये बंगाल विभाजन किया। तो ये मिलाने की बातें नहीं रह जाती कि आप वहां एनर्जी को किल करें, ठीक है। आइए हम लोग अगला देखते हैं, भारत में न्यायिक संगठन, ठीक है, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने किया था, लॉर्ड मेयो ने किया? नहीं सर, लॉर्ड मेयो तो नहीं किया। फिर किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। यस सर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक है। इन्होंने कॉर्नवालिस कोड लाया था। तो कॉर्नवालिस कोड में क्या था कि उन्होंने कहा कि भाई मॉन्टेस्क्यू का जो सिद्धांत है कि सत्ता तीन होती हैं, एक होती है एग्जीक्यूटिव, दूसरा होती है जुडिशरी, ठीक है, और तीसरा होता है लेजिस्लेटिव, ठीक है ना। ये तीन सत्ता होती है ना, लेजिस्लेटिव मतलब विधान पालिका ये कानून बनाएगी और ये एग्जीक्यूटिव इसे लागू कराएगी, और जुडिशरी जो है कानून बनाने और लागू करने में जो कमियां होंगी उसको दूर करेगी, ठीक है। तो जब कॉर्नवालिस आए तो उन्होंने कॉर्नवालिस कोड लागू कर दिया, लेकिन उन्होंने देखा कि भारत के अंदर जो है, ठीक है, जुडिशरी में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। तब इन्होंने जुडिशरी में पद सोपान प्रणाली को ला करके, ठीक है, नीचे से ऊपर तक इन्होंने न्यायालयों की स्थापना कराई थी, ठीक है, क्लियर। अमेटली तो भाई प्रधानमंत्री, इन पे तो कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, कर्जन के बारे में ऐसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो आइए 12 देखते हैं। कह रहा है कि भारत में उपनिवेश काल में, मतलब अंग्रेजों के काल में, व्हिटले, ठीक है, व्हिटले आयोग का उद्देश्य क्या था, ठीक है।
देखिए यहाँ व्हीटली लिखा है जबकि ये है क्या, ठीक है, एग्जैक्टली इसे टाइपिंग में फॉल्ट है, ये है व्हीटले, व्हीटले कमीशन, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हीटले कमीशन का या व्हीटले आयोग का उद्देश्य क्या है। तो आप कह दोगे कि सर राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पुनरीक्षण करना, नहीं ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं है भाई, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि मजदूरों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर, मतलब इसको हम काट देते हैं, दूसरा जो है ही इसका सही आंसर है, ये वाला सही है, ठीक है, ये सही है, आगे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अब हम लोग 13 देखते हैं। 13 कह रहा है कि 1854 का जो वुड डिस्पैच आता है, विज्ञप्ति, ठीक है, डिस्पैच, ठीक है, विलियम वुड डिस्पैच। तो जरा देखिए ये जो विलियम वुड है, डिस्पैच है ना, ये है। तो सबसे पहली चीज तो याद रखिए कि इसे डिस्पैच क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए विलियम वुड जो है ये भारत नहीं आते, ये लंदन में बैठ करके ही अपने सुझावों को डिस्पैच कर देते हैं, मतलब भेजते हैं, इसलिए इसको डिस्पैच कहा जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें शिक्षा का क्या लक्ष्य था। तो देखिए सीधी सी बात है, वह रोजगार उत्पन्न करना चाहते थे, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विकास करना चाहते थे, ये उनका उद्देश्य नहीं था, वैसे ये पाश्चात्य शिक्षा का उद्देश्य था। एग्जैक्टली वो चाहते क्या थे कि भारत के अंदर साक्षरता को बढ़ाया जाए, ठीक है। अगर भारत में आपको शासन करना है तो कुछ ऐसे लोग होने ही चाहिए जो हमें समझ सके, हमारी भाषा को समझ सके, हम उनकी भाषा को समझ सके, ठीक है ना। तो इसलिए वुड डिस्पैच जो है वो चाहती है कि स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना किया जाए, लड़कियों को शिक्षा की ओर लाया जाए, ठीक है, यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए, ये सब चीजें उन्होंने कहा, ठीक है। एंग्लो वर्नाक्यूलर कॉलेज की स्थापना की बात उन्होंने किया था। फिर उन्होंने चाहते थे कि यह शिक्षा व्यवस्था सटीक तरीके से चलती रहे, इसलिए वो एक विभाग बनाना चाहते हैं, जिलों में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बनाना चाहते हैं, ठीक है। टीचरों के लिए प्रशिक्षण के लिए वो लाइसेंस मतलब LT कॉलेज की स्थापना करना चाहते हैं। तो इसका मतलब इनका उद्देश्य जो है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग 14 को देखते हैं। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के प्रावधान में कौन सा एक नहीं था? कौन सा एक नहीं था? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन था, ठीक है ना। जब कौन था आ जाएगा तो कौन नहीं अपने आप ही आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। यस सर, ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही, अपितु ये क्या हो गई 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा, ये पॉलिटिकल पार्टी में बन गई, पॉलिटिकल पावर इसको मिल गया, ठीक है, क्लियर। तो ये तो सही है। काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को नहीं, ये चीज नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे कि देखिए गवर्नर जनरल को वाइसराय कब कहा गया? तो आप कहोगे कि सर ये 1858 के भारत सरकार अधिनियम में कहा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में कहा गया। और इस एक्ट को क्या और किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। तो पहले तो हम निशान लगा लेते हैं, ये हमारा निशान हो गया। फिर कह रहा है कि काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान कर दी गई। यस, तो आपको हमने इसके पहले ही बता रखा था कि भाई देखो कुछ ऐसी किताबें हैं जो ये बताती हैं कि वॉरेन हेस्टिंग देश के पहले गवर्नर जनरल थे। वो नितांत भ्रामक बहुत बड़ी गलती है, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी गलती है कि वो लड़कों का कॉन्सेप्ट ही बिगाड़ देती है किताब। तो अब यहाँ आइए आप देखते हैं काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। तो हमने आपको बताया था कि सर देखिए इसके अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल है ये पहले कहाँ का होता था? प्रेसिडेंसियों का होता था। लेकिन 33 के चार्टर एक्ट ने क्या किया कि गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल हो गए। अब उनको क्या हुआ कि भाई जब आपने उनको संपूर्ण भारत का बना दिया, ठीक है,
तो ऐसी स्थिति में जो बादशाह था इस देश का वो तो कुछ रह नहीं गया, तो सारी की सारी जो राइट्स हैं, ठीक है, वो सब कुछ दे दिया गया किसको, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। इसका मतलब ये भी सही है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक नहीं, ये देखिए यहां पर टाइपिंग फॉल्ट हो गई है। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि के मैं गलत कर गया, ठीक है, ये देखिए ये जो हमने समझने में प्रॉब्लम हुई, देखिए ये सही है, ठीक है, आप ऐसा करते हैं, ठीक कह रहा है, वो हिंदी थोड़ी सी टफ हो जाने के कारण मुझे समझ नहीं आया, और वो देखिए एग्जैक्टली ये सही हो जाएगा। काउंसिल में परम सत्ताधारी मतलब सर्वोच्च पावर हुआ किसको, गवर्नर जनरल को ना, तो इसका मतलब ये तो सही हुआ भाई, ठीक है, ये सही हो गया ना, तो देखिए ये सही हो गया। तो अब अगर ये सही हो गया, ठीक है, सॉरी आपको कष्ट के लिए मुझे खेद है, मैं ध्यान नहीं दिया, हिंदी का परम सत्ताधारी का मीनिंग नहीं समझ पाया था, ठीक है। तो वही चीजें हमने जो व्याख्या किया कि भाई जो गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब उनको संपूर्ण देश का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है ना, तो ये तो हो गया ना, ठीक है। जो हमने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, उसमें तो भाई गवर्नर जनरल को वाइसराय में बदला गया था, ठीक है, वो हमने क्वेश्चन न समझ पाने के कारण ऐसा किया, ये तो सही है, सही है। अब ये कह रहा है डी, जब हमने इसको पढ़ा है तो ये चीज हमको पकड़ में आई, तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, नहीं भारतीय नहीं थे, ठीक है, वो किसकी नियुक्ति हुई थी, तो आप कहोगे कि सर वो तो लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई थी ना, तो लॉर्ड मैकाले भारतीय कहाँ थे, ठीक है, यहां लिख देना जरूरी है, लॉर्ड मैकाले। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये जो नियुक्ति है, ये नियुक्ति अस्थायी थी। इसे अस्थायी कब बनाया गया था, 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा इसे अस्थायी कर दिया गया था, ठीक है ना, क्लियर। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था आपको, इसके लिए मुझे दुख है। आगे चलते हैं। 15, भारत में वित्त विकेंद्रीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था, ठीक है, इकोनॉमिकल डिसेंट्रलाइजेशन वाज इनिशिएटेड, किसके द्वारा ये लागू किया गया है, तो आप कहोगे कि सर एग्जैक्टली सर ये लॉर्ड मेयो ने इसे लागू किया था, ठीक है, लॉर्ड मेयो ने इसे लागू किया। तो ये है क्या, वित्त विकेंद्रीकरण एग्जैक्टली है क्या, तो आप कहेंगे ये देखिए एग्जैक्टली सेंटर स्टेट रिलेशन है, केंद्र राज्य वित्त संबंध है, ठीक है ना, मतलब टैक्स लगाने और वसूलने का अधिकार अब केवल केंद्र को ही नहीं रहेगा, बल्कि छोटे छोटे जो लोग हैं उनको भी होगा। लेकिन इसको व्यापकता किसने दे दिया था, आप कहेंगे रिपन ने दिया था, तो रिपन तो इसमें विकल्प में है नहीं, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि जिसने शुरुआत किया है उसको बताओ, तो ये हो गया ना लॉर्ड मेयो। 16 चलो आप, लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का तो हम बता चुके हैं आपको, ठीक है, अब इसकी व्याख्या करने की कोई मतलब ही नहीं रह गया, 17 है इसका आंसर। आगे चलो आप, ठीक है, फिर अभी हम लोग को 1857 पढ़ना है, उस पर हमको क्वेश्चन फ्रेम करना है। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि इंडियन पॉलिटी पर, ठीक है, अभी नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, हम ये सोच रहे थे कि इसको कम से कम 20 तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद फिर इंडियन पॉलिटी को लेकर के आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। 17 में 2 सूचियां दी गई हैं, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट मतलब एक्ट दिया गया है, और उसके बाद उस एक्ट के का प्रभाव दिया गया है। तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, तो प्रधानमंत्री पिट्स की एक अपनी महत्वाकांक्षी योजना थी उनकी, और उसी योजना को कार्य रूप में पारित करने के लिए उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया था। तो इसके तहत उन्होंने क्या किया था, कंपनी के शासन में ही दोहरा रूप ला दिया था, ठीक है, कैसे लाया, तो वो आप कह देंगे कि सर उन्होंने, ठीक है, नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, किसका गठन कर दिया, तो आप कहोगे कि सर, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया था। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया,
ठीक है ना। ये कहाँ रहते थे? लंदन में रहते थे। और ये कंप्लीटली, ठीक है, जो भारत का प्रशासन था उस पर ये नियंत्रण रखते थे। ठीक है, तो आप कहेंगे दोहरा कैसे हो गया? देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले करता था, अभी भी कर रहा है, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर नजर रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। ठीक है, दोहरा हुआ कि नहीं हुआ? अब चार्टर्ड एक्ट 1813 कर है, तो देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी हर साल। फिर कह रहा है कि चार्टर्ड एक्ट 1833 में क्या हुआ? तो आप ये कह दिएगा 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा सर गवर्नर जनरल को सर्वे सर्वा बना दिया गया। ठीक है, और प्रेसिडेंसियों के जो कानून बनाने के अधिकार थे वो चीजें छीन लिए गए। ठीक है, तो ये देखिए 3 हो गया। फिर कह रहा है चार्टर्ड एक्ट 1853। तो चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा क्या दिया गया? भारत में विधानसभा की शुरुआत कर दी गई थी। और विधानसभा के कितने सदस्य आए थे? तो आप कहेंगे 12 को। और इस विधान परिषद का उस समय नाम क्या था? आप कहेंगे ये लिखा हुआ है गवर्नर जनरल की परिषद। तो आपने मिला लिया, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का 1, चार्टर्ड एक्ट 1813 का 2, ठीक है, 33 का 3, और चौथा ये। तो 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आपको लगा भी देते हैं, निशान भी लगा देते हैं। अब आगे चलिए 18 देखते हैं। 1853 के चार्टर्ड एक्ट में उल्लेखित सिविल सर्विसेज प्रतियोगी परीक्षा का प्रस्ताव निम्न में से किसने दिया था? ठीक है, कि एक प्रतियोगी परीक्षा हो और उसके द्वारा जो है सिविल सर्वेंट को चुना जाए। ठीक है, इसके पहले क्या होता था? वह मनोनीत किए जाते थे ब्रिटेन से। ठीक है, क्लियर? तो अब इन्होंने क्या किया? ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है, कहा कि नहीं आप ऐसे न करिए। ठीक है, और उसमें किसी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के आप एक परीक्षा लीजिए। ठीक है, और उसके द्वारा चुनाव करिए। ठीक है, तो ये किसने सुझाव दिया था? तो आप कहोगे कि सर लॉर्ड मैकाले ने दिया था। ठीक है, क्लियर? लेकिन एक बात और आपको हमें बताना है, ठीक है, वो आप याद रखिएगा। ये जो आज आप देखते हैं आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इनकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है ना, प्रोविजन होता है, ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है ना। तो ये चीज पहले किसने सुझाया था? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर 1912 के रॉयल कमीशन का सुझाव है ये। और 1912 हमने बताया है आपको, रॉयल कमीशन के सुझाव पर क्या हुआ था? ठीक है, सर्विसेज के 2 भाग किए गए थे, ये बताया गया आपको। एक तो था फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी, और दूसरा सेकंड क्लास सर्विस। ठीक है, लेकिन ये जो है 2 साल तक ये प्रशिक्षण करेंगे। ठीक है, ये भी इसी में बताया गया था। ठीक है, और ये जो आईसीएस ऑफिसर्स आते थे, इनकी जो प्रशिक्षण होता था, इनका प्रशिक्षण होता था वो लंदन में होता था। ठीक है, क्लियर? और अब एक चीज देखिए, अगला 19वां देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि में सुधार लाने के लिए किसानों के पास पूंजी ना होने का एकमात्र प्रमुख कारण क्या था? क्लियर? तो देखिए हैवी टैक्सेशन था, बहुत ज्यादा कर आरोपित किए गए थे। ठीक है ना, इसलिए इनके पास पैसा बच नहीं पाता था। ठीक है, क्लियर? और अब हम लोग 20 को देखते हैं। 20 में 2 सूचियां दी गई हैं, एक तरफ समितियां दी गई हैं और दूसरी बताया गया है कि ये समितियों का गठन किसकी जांच के लिए किया गया था। तो देखो पहली है बटलर समिति ना, तो देखो जो बटलर समिति है, ठीक है, यह किसकी जांच के लिए आई थी? तो आप कहेंगे कि सर पहली चीज तो आप याद रखना कि जो बटलर यहां हम लिख देते हैं, बटलर समिति का जो गठन होता है ये कब होता है? तो आप कहोगे कि सर ये 1828 में होता है। किसके लिए होता है? आप कहेंगे केंद्र में और जो देशी रियासतें हैं, ठीक है, इनके संबंधों की जांच करने के लिए, या कह सकते हैं इनके संबंधों को, ठीक है, बेहतर बनाने के लिए हुआ था। बटलर समिति की रिपोर्ट आई थी। अब हर्टोग समिति दे रहा है बीच में, देखिए बी पॉइंट जो है यह हर्टोग समिति को दिखा रहा है।
तो ये हर्टोग समिति क्या है, ये 1929 में आती है और ये शिक्षा के क्षेत्र में आती है, ठीक है ना, शिक्षा के क्षेत्र में आती है। अब ये कहती क्या है कि देखिए, ठीक है, जो ग्रामीण स्तर के जो मतलब विद्यार्थी, इनको दो भागों में बांट देती है, एक ग्रामीण स्तर के विद्यार्थी, दूसरा शहरी। तो कहता है कि जो ग्रामीण स्तर के विद्यार्थी हैं इनको माध्यमिक स्तर पर ही रोक दिया जाए, ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटियों में जाने से रोक दिया जाए और इनको यहीं पर जो है ग्राम माध्यमिक स्तर पर ही हर प्रकार का जो है टेक्निकल एजुकेशन या प्रशिक्षण दे करके, ठीक है, उनको कुटीर उद्योगों के लिए तैयार कर दिया जाए, ठीक है। यूनिवर्सिटियों में वो किसकी बात कर रहा है, ठीक है, आप कहेंगे शहरी जनों की बात कर रहा है, ठीक है। पूरा नाम इनका है फिलिप हर्टोग समिति। अब ये जो देखो हंटर जांच समिति की रिपोर्ट है, ठीक है। तो देखो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हो हल्ला हुआ, और जब हो हल्ला होगा तो ऐसी स्थिति में वाइसराय कौन थे उस समय, चेम्सफोर्ड सर थे। तो चेम्सफोर्ड सर ने क्या किया, हंटर आयोग का गठन किया था, ठीक है, हंटर कमेटी का गठन किया था, ठीक है। बाद में कांग्रेस इससे सहमत नहीं हुई थी और तब उन्होंने, ठीक है, तहकीकात कमेटी का गठन किया था मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, ठीक है ना। तो ये भी आपने देख लिया। अब मूडी मैन कमेटी जो है, ठीक है, यह देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अलेक्जेंडर मूडी मैन है ये, 1924 में इसकी नियुक्ति होती है, यहाँ हम लिख देते हैं, यही लिख देते हैं 1924, ठीक है। अलेक्जेंडर मूडी मैन के नेतृत्व में ये कमेटी बनी थी, 8 सदस्य थी और इस कमेटी का उद्देश्य क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की कमियों को दूर करना था। तो आप कहोगे यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लिखा नहीं है, ठीक है, तो आप याद रखना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का ही तो विस्तार है, ठीक है ना। तो ये भी आप समझ गए, ठीक है। तो अब आप मिला सकते हैं बटलर समिति की रिपोर्ट के द्वारा क्या हुआ, 1:2, ठीक है। अब मिलाने का कोई औचित्य नहीं रह गया। बटलर समिति क्या है, प्रिंसली स्टेट की देखभाल कर रहा है। सर हर्टोग समिति क्या है, ये शिक्षा से आती है, 1929 में आ रही है। हंटर जांच समिति ये जलियांवाले बाग हत्याकांड से है। मूडी मैन कमेटी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की कमियों की जांच के लिए आती है। इसमें थोड़ा एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया गया है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित ब्रिटिश गवर्नर को होना चाहिए था, गवर्नर को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए, गवर्नर को, ठीक है, उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव कब तक रहते हैं, लिख देते हैं 1765 से 1767 तक रहते हैं। उसके बाद कौन आता है, बेरलेस्ट आते हैं, 1767 से 2 साल रहते हैं ये, 1769 तक रहते हैं। कार्टियस आते हैं, कार्टियस 69 से 72 तक रहते हैं। वॉरेन हेस्टिंग आते हैं, तो ये इनका जो टाइम है उसको 2 भागों में बांट दीजिएगा, 72 to 74। ये इस समय, ठीक है, प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, लेकिन सॉरी गवर्नर हैं, बंगाल के गवर्नर हैं, गलत मैं बोल गया, बंगाल के गवर्नर हैं, लेकिन 1784 से 74 से 1785 तक ये प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल हैं, ठीक है। मतलब 72 से 74 तक ये गवर्नर हैं बंगाल के, लेकिन 74 से 85 तक इन्हें तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। आज इतना ही मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक, नमस्ते।